दोस्तों, कभी दौर था जब बिहार की सियासत में सिर्फ दो नाम गूंजते थे, लालू यादव और नीतीश कुमार। एक जातीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने तो दूसरा सुशासन का सबसे मसीहा बनकर उभरा। लेकिन ये कहानी सीधी नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए बार बार रास्ता बदलने की है। एक ऐसी कहानी जहां दोस्त दुश्मन बने और फिर दुश्मन दोस्त, फिर दोस्त दुश्मन, और जनता बस एक ही सवाल पूछती रही, आखिर नीतीश किसके साथ। ये कहानी है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सर्वाइवर की। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज हम खोलेंगे वो पत्ते, खंगालेंगे वो पत्ते, वो एक ऐसे नेता की कहानी जिसके फैसलों ने बिहार की राजनीति का नक्शा बार बार बदला। नाम है नीतीश कुमार। यह कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे। पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और परिवार का राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। नीतीश कुमार पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन उनका दिल कहीं और था, देश की उबलती हुई राजनीति में। ये वो दशक था 1970 का दशक। देश में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक बेचैनी थी और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश के युवाओं को झकझोर भी दिया था। नीतीश कुमार भी उसी जेपी आंदोलन की आग में कूद पड़े और वो राही बन गए जेपी जी के। यहीं से आंदोलन की पाठशाला में उनसे मुलाकात हुई बिहार के राजनीति के भविष्य के 3 स्तंभों से, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी। खुद नीतीश कुमार तब ये तीनों एक ही झंडे के तले थे, एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जंग। लेकिन राजनीति का सच यही है, जो साथ चलते हैं वो हमेशा साथ नहीं रहते। जेपी आंदोलन के बाद सबके रास्ते अलग अलग हो गए, सबके इरादे अलग थे, सबकी मंशा अलग थी, सबकी इच्छाएं अलग थी। लालू यादव अपने करिश्माई अंदाज और जमीनी पकड़ के दम पर एक जननेता बनकर उभरे, तो वहीं नीतीश कुमार ने संगठन और रणनीति की राह पकड़ी। 90 का दशक आते आते बिहार की सियासत पूरी तरह बदल चुकी थी। लालू यादव मुख्यमंत्री थे और उनका मुस्लिम यादव समीकरण, MY फैक्टर, बिहार की राजनीति को नई दिशा दे चुका था और उसका परिणाम था उनको मुख्यमंत्री बनाना। लालू की राजनीति के जो विरोधी हैं वो जंगल राज का नाम दे रहे थे और इसी माहौल में नीतीश कुमार ने अपने को वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करनी ही शुरू नहीं की, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और मजबूती से खड़ा शुरू किया। तब नीतीश विकास की बात करते थे, सड़क, बिजली, स्कूल की बात करते थे। वो एक ऐसी राजनीति का चेहरा बन रहे थे जो लालू की राजनीति को सीधा जवाब या चुनौती दे रहे थे। 1994 में उन्होंने अपने पुराने साथी जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये लालू यादव के खिलाफ एक खुला मोर्चा था। और फिर आया 1997 का वो साल जिसने बिहार की सियासत की दिशा हमेशा लेके बदल दिया। लालू यादव पर चारा घोटाले का शिकंजा, उन्हें जेल जाना पड़ा और सत्ता उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सौंपनी पड़ी। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया जिसने उनके पूरे करियर को परिभाषित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। यही वो पल था जब सेकुलर छवि वाले नीतीश पहली बार एनडीए के साझेदार बने और 1998 और 99 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन केंद्र में जगह बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री जैसा बड़ा अहम पद मिला और यहाँ उन्होंने कुर्सी से ज्यादा काम से अपनी पहचान बनाई। मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि रेल के सुधार में जब भी कभी चर्चा होती है, नीतीश के कार्यकाल की चर्चा जरूर होती है। तत्काल टिकट जैसी योजनाएं, यात्रियों के लिए सुधार, नीतीश का काम चमक रहा था। बिहार में लोग कहने लगे थे, देखो ये लालू के बाद वाला चेहरा है। और फिर आया साल 2005 बिहार विधानसभा चुनाव। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन के बाद जनता थक चुकी थी, वो एक बदलाव चाहती थी। नीतीश कुमार ने नारा दिया, न्याय के साथ विकास। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और लालू के अपराजय माने जाने वाले किलो को भेद दिया। वो दिन बिहार की राजनीति का एक नया ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। लोगों को लगा बिहार सच में बदल जाएगा। अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में नीतीश ने वो कर दिखाया जिसके बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। टूटी फूटी सड़कें, कानून व्यवस्था, गांव में बिजली, स्कूलों में लड़कियों को जाने के लिए साइकिल योजना, सामाजिक क्रांति बन गई। महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण देकर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। बिहार ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, सुशासन बाबू। उसका नतीजा 2010 के चुनाव में दिखा जब उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। ऐसा लगा अब नीतीश की सियासत को
कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन कहानी ये यहीं से सबसे एक अलग करवट लेती, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। साल 2013 बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया। उन्होंने कहा हम सेकुलर राजनीति करते हैं और इसी तर्क के साथ 17 साल पुराने गठबंधन के एक झटके में तोड़ दिया। बीजेपी से अलग हुई नीतीश ने कुछ समय अकेले सरकार चलाई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। उन्हें समझ आया कि अकेले चलना मुमकिन नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। आया 2015 और साल भारतीय राजनीति का फिर वो सबसे बड़ा यूटर्न की बात इसलिए कहेंगी कि जितना ही चर्चा नीतीश के सुशासन की होती है उतना ही चाचा के पलटने की होती है। नीतीश कुमार ने उसी लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया जिनके जंगल राज के खिलाफ जनता ने 2005 में उनको समर्थन दिया था, उनकी सरकार बनाई थी। अपनी पूरी जिंदगी की राजनीति अब मित्रों सोचे एक मंच पर दोनों एक दूसरे को गले लगाए और भूल जाओ अपनी पुरानी बातें, महागठबंधन नया बिहार बनाएगा। राजनीतिक पंडित हैरान थे, लेकिन जनता ने इस असंभव गठबंधन को स्वीकार कर लिया। महागठबंधन को चुनाव में जीत ही हासिल नहीं की बल्कि बड़ी जीत हासिल की और नीतीश कुमार फिर से 2015 में मुख्यमंत्री बने। राजनीति में भरोसा जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी टूटता है। 2017 महागठबंधन सरकार मुश्किलों में थी। लालू के बेटे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश पर दबाव था। एक शाम उन्होंने अचानक राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया और कहा ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है। और अगली ही सुबह उन्होंने उसी बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई जिसने उन्होंने 4 साल पहले छोड़ा था, सांप्रदायिक कहकर छोड़ा था। एक रात में दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन फिर से दोस्त। उसी घटना के बाद विपक्ष और आलोचकों ने एक नया नाम दिया, पलटू कुमार। ये नीतीश कुमार के साथ हमेशा के लिए चिपक गया। लेकिन नीतीश का जवाब था मैं सिद्धांतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करता हूं। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2019 तक एनडीए में सब ठीक चला, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश मुख्यमंत्री तो बने लेकिन उनकी ताकत कम हो गई और अगस्त 2022 में उन्होंने एक बार फिर से पाला बदला। बीजेपी का वो साथ छोड़ा और वापस लालू यादव की पार्टी आरजेडी के महागठबंधन में शामिल हो गए। अब जरा इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। 2005 से लेकर आज तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू यादव के साथ। अकेले उनकी राजनीतिक एक मूल मंत्र दिखता है कि सत्ता से बाहर नहीं जाना। तो सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ अवसरवाद है या उसके पीछे कोई गहरी राजनीति या कोई रणनीति? मित्र रणनीति तो है ही। जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री रहे और जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो गठबंधन की सरकार में, तो कहा गया मुख्यमंत्री वही रहेंगे, गठबंधन बदलता जाएगा। उनके पास ना तो समीकरणों को अगर समझा जाए, आपको बिहार के राजनीतिक समीकरणों को समझे तो ना तो लालू यादव जैसा उनके पास कोई एक मुश्त जाति जनाधार है, ना ही बीजेपी जैसा एक कैडर आधारित संगठन उसकी ताकत है। बिहार का वो 15 से 20% वोटर जो जातियों से ऊपर उठकर विकास, कानून व्यवस्था और एक साफ सुथरे चेहरे पर वोट करता है। नीतीश इसी वोट बैंक के दम पर बिहार के राजनीति का केंद्र स्तंभ बने हुए हैं। वो जानते हैं कि चाहे आरजेडी हो या बीजेपी, किसी को पूर्ण बहुमत मिलना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में वो अपनी ताकत छोटी सी को बड़ा कैसे करें, लेकिन निर्णायक ताकत के साथ हमेशा किंग मेकर की भूमिका में नहीं बल्कि किंग बने रहे, अपनी शर्तों पर किंग बनते रहे। उनकी राजनीति विज्ञान की तरह है। हर एक फैसला डेटा, समीकरण और सही टाइमिंग को देखकर लिया जाता है और जानते हैं कि कब झुकना है और कब हमला करना है। लेकिन इस बार लगातार हालात बदलते हालात में 2020 के चुनाव में साफ कर दिया था चिराग पासवान के एलजेपी फैक्टर ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जेडीयू को। और उस कसक को सुशासन बाबू आज भी नहीं भूलते हैं। तो उनका सुशासन को जो मैजिक था वो रणनीतिक तौर पर फेल हो गया। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। लोग पूरे देश में उनका मजाक उड़ाने लगे। आज भी लोग कहते हैं कि नीतीश कभी भी कहीं भी किसी के साथ जा सकते। आज जब बिहार एक बार फिर चुनावी दहलीज पर खड़ा है तो सवाल वही पुराना, नीतीश का अपना पहला कदम क्या होगा या उनका अगला कदम क्या होगा? जब भी जनता के भरोसे के प्रतीक हैं, या वो एक ऐसे नेता बनकर रहेंगे जो सिर्फ गठबंधन के गणित तो ठीक से सीख पाए हैं लेकिन जनाधार कहां जाए इससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के साथ रहेंगे या तेजस्वी के साथ, इस पर लगातार संशय बना रहता है। बार बार वो कस्में खाते हैं पर कस्मों को किसी कोई भरोसा नहीं। और बीच में नीतीश कुमार अपने पुराने अनुभव लेकर एक थके हुए जनाधार के साथ फिर भी एक बात तय है, आप नीतीश कुमार को
पसंद करें या ना करें, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार के राजनीति का कोई भी समीकरण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार का नाम न जुड़ जाए। वो राजनीति की एक ऐसी कला के माहिर हैं जिसे राजनीतिक अनुकूलता कहते हैं, जहां आदर्श और सत्ता के बीच एक आदमी ने बार बार अपना रास्ता बदला और हर बार वापसी की सत्ता के साथ। शायद इसीलिए बिहार की सियासत में एक कहावत मशहूर है, नीतीश कुमार कभी हारते नहीं, वो बस अगली चाल चलने के लिए एक कदम पीछे हटते हैं। आपको नीतीश कुमार की रणनीति पर क्या लगता है? क्योंकि इस बार चुनाव कहीं न कहीं त्रिकोणीय दिख रहा, महागठबंधन और एनडीए के सामने स्वराज भी एक नई पार्टी के रूप में नए अनुभव के साथ, नए विजन के साथ आ चुकी है। दोस्तों, अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यह भी बताएं कि अगले वीडियो में हम किस राजनीतिक हस्ती की कहानी आपके सामने लेकर आए और ये आपको किस हद तक पसंद आया नीतीश कुमार का किरदार। धन्यवाद, नमस्कार।